दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो जीएस के टॉप क्वेश्चंस में से हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिमलीपाल जैव मंडल आवास कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा एक हाथी अभयारण्य है। इस उद्यान का नाम सेमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से पड़ा, जो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटाग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को कहते हैं। इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, विलुप्त जाति। ठीक है, जो जाति निरंतर ह्रास की वजह से संकटग्रस्त हैं उनको विलुप्त जाति की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों पशु पक्षियों की जो प्रजातियां पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं उन्हें विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे डायनासोर, डोडो। मनुष्य द्वारा अत्यधिक शिकार करने की वजह से जिन पशु पक्षियों की प्रजातियां खतरे में हैं यानी समाप्ति की कगार पर हैं, उन्हें संकटग्रस्त प्रणाली की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक सभ्यता की विशेषता थी? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपर्युक्त सभी। आर्य ग्रामीण सभ्यता थी, आर्य युद्ध कला में अधिक निपुण थे, आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ये तीनों इसमें सही हैं। वैदिक सभ्यता की तीनों विशेषताएं थीं। दोस्तों वैदिक सभ्यता प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बिल्कुल सुनहरा काल है। आर्य ग्रामीण सभ्यता थी, आर्य शुद्ध कला में अधिक निपुण थे, साथ ही आर्यों का समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस अवधि के दौरान वेदों को संकलित किया गया था। वास्तव में वेद कोई एक धार्मिक काम नहीं है, बल्कि ये कई शताब्दियों में विकसित हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, लक्ष्मी। दोस्तों वैदिक आर्यों द्वारा लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती थी। वैदिक परंपरा के कुछ प्रमुख देवताओं में इंद्र, सूर्य, अग्नि, उषा, वायु, वरुण, मित्र, अदिति, यम, सोम, सरस्वती, पृथ्वी और रुद्र हैं। ठीक है, वरुण, इंद्र, सूर्य, इनकी पूजा होती थी। लक्ष्मी की पूजा वैदिक सभ्यता में नहीं की जाती थी। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 13। दोस्तों इनकी संख्या लगभग 108 है, लेकिन मुख्य उपनिषद 13 हैं। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, टोटल इनकी संख्या कितनी है? 108 है, लेकिन मुख्य उपनिषद 13 हैं, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन के रचनाकार हैं? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कपिल। दोस्तों सांख्य दर्शन के संस्थापक प्रतिपादक कपिल को माना जाता है, जिन्होंने सांख्य सूत्र की रचना की। ये सूत्र ही सांख्य दर्शन के रूप में जाने जाते हैं। इनकी बहुत सारे परवर्ती विद्वानों ने व्याख्या की है। उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्याख्या ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका मानी जाती है। कपिल को सांख्य दर्शन के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, हड़प्पा सभ्यता के लोग। दोस्तों हड़प्पा शहरों में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यताओं का एक हिस्सा है, जो पत्थर युग के ताम्रकाल के बाद आयोजित किया गया था। ताम्रकाल के दौरान तांबे का उपयोग पहली बार उपकरण, बर्तन और कई सामान को बनाने के लिए किया गया था। लोहे का प्रयोग कहाँ के लोग अपरिचित थे? हड़प्पा के लोग। ठीक है, यानी इनको जानकारी लोहे की नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मोहनजोदड़ो, सिंधु, रोपण, सतलज, हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, हिंडन। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, कालीबंगा, हिंडन। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के निकट स्थित है। ये स्थान प्राचीन काल की नदी सरस्वती, जो कालांतर में सूखकर लुप्त हो गई है, के तट पर स्थित था। ये नदी अब घग्घर नदी के रूप में है। ठीक है, तो कालीबंगा, हिंडन नदी ये सही सुमेलित नहीं है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, ये भी सही। रोपण, सतलज और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, लेकिन कालीबंगा हिंडन नदी पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी सीसा लेड का आयात करते थे। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ईरान से। ठीक है, ये ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान, अजमेर से लाया जाता था। इसका इस्तेमाल बहुत कम था। दोस्तों तांबा सिंधु घाटी और राजस्थान के हड़प्पा स्थलों में तांबा मुख्यतः राजस्थान के खेतरी क्षेत्र से आता था। कहाँ से आता था? खेतरी के क्षेत्र से आता था। तांबे का प्रयोग अस्त्र शस्त्र, दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाले उपकरण, बर्तन और आभूषण में होता था। खेतरी से जो तांबा प्राप्त होता था उससे आर्सेनिक और निकल प्राप्त मात्रा में मिलता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, शिव। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में शिव देवता की आकृति चित्रित थी। दोस्तों मोहनजोदड़ो में पशुपति मोहर की खोज के आधार पर इतिहासकार और पुरातत्वविद का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। शिव चौपाया पशुपति के स्वामी हैं। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद। दोस्तों आयुर्वेद के महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अनेक तरह की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद गृहस्थ श्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियम मान मर्यादाओं का उत्तम विवेचन करता है। अथर्ववेद में ब्रह्मा की उपासना संबंधी बहुत से मंत्र हैं। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद ग्रंथ में मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई है। तरंग दैर्घ्य एक तरंग में दो आसन्न शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी है। तो तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारिता की एसआई इकाई जो है फैराडे है। ज्योति तीव्रता की कैंडेला, डायना बल की जी सीजीएस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपयोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव अंतर को मापने के लिए किया जाता है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वोल्टीमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर किसी विद्युत परिपथ में कुछ धारा प्रवाहित करने वाले दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव अंतर एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए काम के रूप में होता है। ठीक है, वोल्टीमीटर को हमेशा उन बिंदुओं का समानांतर में जोड़ा जाता है जिनके बीच संभावित अंतर को मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसी परिपथ में कम परिमाण की विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी इकाई अन्य की तुलना में सबसे बड़ी है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, टेरा। दोस्तों टेरा का उपसर्ग है, टेरा एक उपसर्ग है जिसका उपयोग मीट्रिक प्रणाली के साथ किया जाता है। एसआई प्रणाली में 7 आधार इकाई हैं। ये कौन कौन सी हैं?
मीटर लंबाई की इकाई, किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई, सेकेंड समय की इकाई, एम्पियर विद्युत की इकाई, केल्विन तापमान की इकाई, मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई और कैंडेला चमकदार तीव्रता की इकाई। ठीक है, तो इनमें से कौन सी इकाई अन्य की तुलना में सबसे बड़ी है? वो है टेरा। हेक्टा, डेका और गीगा में सबसे बड़ी इकाई टेरा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, एमीटर। ठीक है, विद्युत धारा इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा है। ठीक है, किसी परिपथ में विद्युत धारा को एमीटर नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। एमीटर को हमेशा उस सर्किट में श्रृंखला में जोड़ा जाता है जिसके माध्यम से करंट को मापा जाता है। वॉट मीटर का उपयोग विद्युत परिपथ की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कूलम्ब प्रति सेकंड किसके बराबर है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, एम्पेयर। दोस्तों, कूलम्ब प्रति सेकंड एम्पेयर के बराबर होता है। ठीक है, 1 एम्पेयर प्रति सेकंड 1 कूलम्ब आवेश के प्रवाह से बनता है। एमीटर का उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारसेक किसकी एक इकाई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, दूरी यानी लंबाई की। पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। खगोलीय दूरी को हमेशा तात्पर्य अंतरिक्ष में जो दूरियां मापी जाती हैं उनके पारसेक का उपयोग किया जाता है। पारसेक लंबाई नापने का सबसे बड़ा मात्रक है। इसका उपयोग अंतरिक्ष में ग्रहों, तारों और अन्य वस्तुओं की दूरी मापने के लिए करते हैं। ये लंबाई मापने का एक प्राचीन तरीका है। इसके द्वारा तारों की दूरी ज्ञात की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोल। ठीक है दोस्तों, मोल एक एसआई इकाई है जिसका उपयोग किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। पदार्थ की मात्रा पदार्थ का निर्माण करने वाले कणों की संख्या है। एक मोल में ठीक 6.02214067 इंटू 1023 प्राथमिक निकाय होते हैं। तो किसी पदार्थ को मापने के लिए मोल इकाई का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वेबर प्रति सेकंड निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वोल्ट। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में कुछ धारा प्रवाहित करने वाले दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव अंतर एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए काम के रूप में होता है। ठीक है, वोल्टीमीटर को हमेशा उन बिंदुओं के समानांतर में जोड़ा जाता है जिनके बीच संभावित अंतर को मापा जाता है। ठीक है, कूलम्ब, ओम और एम्पियर क्रमशः आवेश, प्रतिरोध और धारा की एसआई मात्रक हैं। ये किसका है? कूलम्ब आवेश, ओम प्रतिरोध और एम्पियर धारा। ठीक है, ये धारा का एसआई मात्रक है, ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक और कूलम्ब आवेश का। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस सब्जी में एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी लाल हो जाता है, तटस्थ होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिश्रित होने पर नीला या हरा हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल गोभी, लाल फूल गोभी। ठीक है, लाल गोभी में एंथोसाइनिन नामक एक रसायन होता है जो एसिड की उपस्थिति में गुलाबी लाल हो जाता है, तटस्थ होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिश्रित होने पर नीला हो जाता है, नीला और हरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लाल पत्ता गोभी में फ्लेविन नामक एक संकेतन वर्णक अणु होता है। क्या होता है? फ्लेविन। ठीक है, ये एक संकेतक अणु होता है।
जो एंथोसाइनिन नामक अणु का एक प्रकार है। लाल पत्ता गोभी जो ज़्यादातर घरों में पाई जाती है, उसका इस्तेमाल एक घोल तैयार करने के लिए किया जाता है जो पीएच संकेतक के रूप में काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, म्यूरिएटिक एसिड किस यौगिक का दूसरा नाम है जिसका उपयोग क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फोटोग्राफ, कपड़ा और रबर उद्योग में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, म्यूरिटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम है। इसका रासायनिक सूत्र है HCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म करके हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अकार्बनिक रसायन है, इसका जलीय घोल अम्लीय होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बहुत कम घनत्व वाले नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है और हवा में जल्दी से संरक्षित हो जाती है? ठीक है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, लिथियम। दोस्तों, लिथियम धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी जैसी धातु है, पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है और हवा में जल्दी से संरक्षित हो जाती है। ठीक है, लिथियम का उपयोग कांच और चीनी मिट्टी के उच्च तापमान वाले चिकनाई वाले ग्रीस बनाने के लिए किया जाता है। लिथियम और सोडियम धातु नरम होती हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम का घनत्व बहुत कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? नंबर 1 है लकड़ी, 2 वायु, 3 रेत, 4 पानी। इसमें कौन सा मिश्रण है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है, इसमें कूट दिया हुआ है कौन कौन सा सही है मिश्रण है, इसमें ऑप्शन सी सही है, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, लकड़ी, वायु और रेत ये मिश्रण है और पानी एक यौगिक है। ये क्या है? एक यौगिक है। पानी एक यौगिक है, लकड़ी, वायु, रेत मिश्रण है। मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के कण होते हैं। घटकों को भौतिक तरीके से काफ़ी आसानी से अलग किया जा सकता है। इसका कोई निश्चित गलनांक या क्वथनांक नहीं होता है। उदाहरण जैसे वायु, रेत, समुद्री जल, बारूद, लकड़ी आदि। ठीक है, ये सब मिश्रण के श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, सेल्फ स्टार्टिंग इंजनों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटी फ्रीजिंग पदार्थ के रूप में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए है शुद्ध एथेनॉल, बी मेथाइल एल्कोहल, सी एथिलीन ग्लाइकॉल और डी है रेक्टिफाइड स्प्रिट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग सेल्फ स्टार्टिंग इंजनों में एंटी फ्रीजिंग पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, एंटी फ्रीजिंग पदार्थ सेल्फ स्टार्टिंग इंजन में एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग एंटी फ्रीजिंग पदार्थ के रूप में किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग मुद्रण, स्याही और पेंट सॉल्वेंट्स में एक घटक के रूप में किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल मनुष्यों के लिए अत्यधिक विषैला होता है, इसलिए इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, डीजल की गुणवत्ता किस अंक से व्यक्त की जाती है? दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ब्यूटेन सीटेन संख्या। ठीक है, डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है, ये याद रख लेंगे। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा, ये पेट्रोल के लिए होता है, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए। डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या। ठीक है, डीजल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम को काला सोना और पारंपरिक तेल या हल्के तेल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो सीटेन संख्या डीजल के लिए, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए व्यक्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्कैंडियन रिदम शब्द किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बॉडी क्लॉक। ठीक है दोस्तों, स्कैंडियन रिदम बॉडी क्लॉक से जुड़ा है। स्कैंडियन लय शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन हैं। ये 24 घंटे के चक्र पर संचालित होते हैं।
ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो प्रकाश और अंधेरे पर प्रतिक्रिया करती है। इसका जानवरों, पौधों और बैक्टीरिया सहित सभी जीवित जीवों पर प्रभाव पड़ता है। स्कैंडियन लय के अध्ययन को क्रोनोबायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। क्रोनोबायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, इसके अध्ययन के रूप में जाना जाता है। जैविक घड़ियां एक जीव की जन्मजात समय प्रणाली हैं जो स्कैंडियन लय के चक्र को नियंत्रित करती हैं, ठीक है। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में दूसरा पोषी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शाकाहारी भोजन श्रृंखला में कौन सा पोषी स्तर बनाते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए तीसरा, बी दूसरा, सी पहला, डी चौथा। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, दूसरा, ठीक है। दोस्तों, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में दूसरा पोषी स्तर बनाते हैं। वे जीव जो अपने भोजन और ऊर्जा के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है। शाकाहारी जो सिर्फ पौधों पर निर्भर रहते हैं। शाकाहारी या पौधे खाने वाले लोग पौधों या उनके उत्पादों का उपभोग करते हैं और दूसरे स्तर का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये शाकाहारी भोजन श्रृंखला के पोषी स्तर दूसरा होता है। तीसरे स्तर पर प्राथमिक, तीसरा ये जो स्तर है इसमें प्राथमिक मांसाहारी या मांस खाने वाले शाकाहारी खाते हैं और चौथे स्तर पर द्वितीयक मांसाहारी प्राथमिक मांसाहारी को खाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पानी में घुलनशील विटामिन है जिसे यकृत में कई वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल रट लेंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 एकमात्र पानी में घुलनशील विटामिन है जो लीवर में कई साल तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण, तंत्रिका, कार्य कोशिका, चयापचय और DNA के उत्पादन में आवश्यक भूमिका निभाता है। दोस्तों, विटामिन B12 के स्रोतों में पोल्ट्री है, मछली का मांस है और डेयरी उत्पाद भी शामिल होते हैं, ठीक है। विटामिन B12 की कमी का इलाज विटामिन B12 इंजेक्शन या नेजल स्प्रे द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलेनियम, ठीक है। दोस्तों, सेलेनियम मानव शरीर में पाया जाने वाला सूक्ष्म खनिज है। वह रासायनिक तत्व की जिसकी सांद्रता बहुत कम होती है सूक्ष्म तत्व कहलाता है। मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक सूक्ष्म होते हैं जैसे तांबा, सेलेनियम, जस्ता, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन, मैग्नीज और मेलिडेनम, ठीक है। खनिज कार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक है जो मानव शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस भाग में विकास के चरणों को एनाजेन, केटाजेन और टेलोजन में विभाजित किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए बाल, बी दांत, सी नाक, डी नाखून। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बाल, ठीक है। एनाजेन, कैटाजेन और टेलाजेन, ये तीनों एनाजेन, कैटाजेन और टेलाजेन और एक्सोजेन बालों के बढ़ने का क्रम है, ठीक है। इसमें एक और है, इसका नाम होता है एक्सोजेन, ठीक है। ये क्या होता है, ये तीनों बालों के बढ़ने का क्रम है। एनाजोन चरण में पुनर्जन्म के बाद बालों की लटें बनती हैं। बाल का विकास चक्र अगले चरण में कैटाजेन कहा जाता है, ठीक है। पहला एनाजेन होता है, दूसरा कैटाजेन कहा जाता है। फिर बाल विकास चक्र अगले चरण को कैटाजेन कहते हैं। ये संक्रमणकालीन अवस्था है जो 2 से 3 सप्ताह चलती है। उसके बाद टेलाजेन चरण आता है जहाँ बाल बढ़ते नहीं बल्कि कूप से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये बालों से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्याज में लाल रंग का कारण बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्याज में लाल रंग का कारण बनता है
इसमें ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी कैरोटीनाइड, सी एंथोसाइनिन, डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसमें उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड और एंथोसाइनिन ये सभी इसमें सही हैं। एंथोसाइनिन वर्णक प्याज में लाल रंग का कारण बनता है। ठीक है, सी एंथोसाइनिन लाल, बैंगनी और नीले रंग के लिए जिम्मेदार है। कुछ फलों जैसे जामुन, किशमिश और अंगूर में एंथोसाइनिन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, एंथोसाइनिन वे रंग द्रव्य हैं जो कई पौधों में फलों और फूलों को रंग देते हैं। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल एक हरा रंग द्रव्य है और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये कई रूपों में मौजूद होता है, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। कैरोटीनाइड, कैरोटीनाइड एक प्रकार का पादप रंग द्रव्य है जो फलों और सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वर्णक प्याज में लाल रंग का कारण बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक फाइबर मकड़ी के जाले के निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए रेशम, बी बाल, सी ऊन, डी छाल। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है रेशम। ठीक है दोस्तों, मकड़ी के जाले रेशम से बने होते हैं जो प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक फाइबर है। मकड़ी का जाला, जिसे मकड़ी का जाला भी कहा जाता है, मकड़ी द्वारा बनाई गई एक संरचना है। मकड़ी के अंदर रेशम तरल रूप में पाया जाता है। बाल केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। बाल केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। बालों के रोम में होता है और त्वचा की सतह से निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है ऊन। ये ऊन एक प्रकार का कपड़ा फाइबर है जो भेड़, बकरी और कई स्तनधारी जैसे खरगोश, ऊंट से निकाला जाता है। छाल स्तनधारियों की त्वचा को ढकने वाले बालों की घनी वृद्धि को फर के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कोलेजन एक प्रकार है, किसका प्रकार है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है। ये शरीर की हड्डियों, त्वचा, उपस्थिति और संयोजी ऊतक की संरचना में काम करता है, एक आवश्यक भूमिका भी निभाता है। कोलेजन त्वचा की लोच के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोटीन है। कोलेजन मानव शरीर द्वारा प्राकृतिक रूप में निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के जवाब में अंकुरों और जड़ों की क्रमशः ऊपर से नीचे की वृद्धि को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के जवाब में अंकुरों और जड़ों की क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर वृद्धि को, जैसे ऊपर से नीचे की ओर जो जड़ें होती हैं उनकी वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया में होने वाली उष्णकटिबंधीय गति को जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। जियोट्रोपिज्म दो तरह के होते हैं। सकारात्मक भू अनुवर्तन तब होता है जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण बल के साथ नीचे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, और नकारात्मक भू अनुवर्तन तब होता है जब जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। ठीक है, तो जब गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के जवाब में अंकुरों और जड़ों की क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर जब वृद्धि होती है उसको गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ये याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जब एक मेज़बान एंटीजन के संपर्क में आता है तो जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है, तो मेज़बान शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सक्रिय। ठीक है, जब एक मेज़बान एंटीजन के संपर्क में आता है तो जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है, तो मेज़बान शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महिला भारतीय संघ
WIA की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 1917। ठीक है दोस्तों, 8 मई 1917 को अडयार मद्रास में महिलाओं के एक बहुजातीय समूह ने महिला भारतीय संघ WIA की स्थापना की। WIA उन पहले संगठनों में से एक था जिसने साहसपूर्वक भारतीय महिलाओं की सामाजिक और यौन परिधानिता को पितृसत्ता, गरीबी और राजनीतिक वंचितता से जोड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने 1945 के मुकदमे से संबंधित मामले में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों का बचाव नहीं किया था? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है राजगोपालाचारी। दोस्तों, राष्ट्रीय नेता राजगोपालाचारी ने 1945 के मुकदमे से संबंधित मामले में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों का बचाव नहीं किया था। ठीक है, INA रक्षा समिति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1945 में भारतीय राष्ट्रीय सेना के उन अधिकारियों की रक्षा के लिए स्थापित एक समिति थी जिन पर INA विचारण के दौरान आरोप लगाए जाने थे। ठीक है, समिति ने INA के लिए कांग्रेस की रक्षा टीम के गठन की घोषणा की और उस समय के प्रसिद्ध वकीलों को शामिल किया गया था जिसमें भूलाबाई देसाई थे, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ मंजू और लेफ्टिनेंट कर्नल होरीलाल शर्मा भी शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है J.A. हिक्की। दोस्तों, बंगाल गजट J.A. हिक्की 1780 में शुरू किया गया पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, इसका नाम था बंगाल गजट, ये भी याद रखेंगे। पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट था। किसने शुरू किया था? J.A. हिक्की ने शुरू किया था 1780 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है भारतीय परिषदों का विस्तार, बी प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान, सी प्रांतों में द्वैध शासन, डी उपर्युक्त सभी। इसमें कौन सा सही है? क्या विशेषता थी? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्योंकि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय परिषदों का विस्तार था, ये भी सही है, और प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान, प्रांतों में द्वैध शासन, ये तीनों इसमें सही हैं, A, B, C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम सांप्रदायिकता को निम्नलिखित में से किसकी गतिविधियों से सर्वाधिक बढ़ावा मिला? ठीक है, ऑप्शन ए अशफाकुल्ला, बी लियाकत हुसैन, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी सैयद अहमद खान। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है सैयद अहमद खान। दोस्तों, सैयद अहमद खान की गतिविधियों से मुस्लिम सांप्रदायिकता को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला, ये याद रखेंगे। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम नेता थे जिन्होंने भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए मजहबी शिक्षा की शुरुआत की थी। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। उसके प्रयासों से अलीगढ़ विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई जिसमें शामिल नेताओं में मुसलमानों को मजहबी शिक्षा से शिक्षित करने का काम किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नोआखली स्थित है? इसमें ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी बांग्लादेश, सी त्रिपुरा, डी बिहार। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, नोआखली दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में एक ज़िला है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा अलग राष्ट्र की मांग को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया जिसके कारण दंगे भड़क गए। ठीक है, तो ये बांग्लादेश में है और नोआखली इसीलिए मशहूर है कि वहाँ 16 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग द्वारा एक अलग राष्ट्र की मांग को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था। ठीक है, कौन गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए पार्डोनिस, बी कप्तान स्वर्ग, सी डुप्लेक्स,
डी काउंट डी लैली। ठीक है दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन सी डुप्लेक्स। ठीक है दोस्तों, जनरल जोसेफ फ्रांकोस डुप्लेक्स प्रथम यानी पहला कर्नाटक युद्ध के दौरान पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे। पहला कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 1748 तक हुआ था। ठीक है, 44 से 48 ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के युद्ध की वजह से शुरू हुआ था। युद्ध के दौरान डुप्लेक्स पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था। 1746 में फ्रांसीसियों ने लगभग बिना किसी विरोध के मद्रास पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज़ों को युद्धबंदी बना लिया गया। युद्ध 1748 में एक्स ला चैपल की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या शामिल नहीं है? शिक्षा की नई व्यवस्था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेषण और भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। ठीक है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में कौन इसमें शामिल नहीं है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून इसमें शामिल नहीं है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून शामिल नहीं थे। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना का हिस्सा बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो आपकी प्रस्तावना है उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना का हिस्सा बनाया गया। कब हिस्सा बनाया गया दोस्तों? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए 41वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 46वां संशोधन है और डी 42वां संशोधन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 42वां संशोधन। दोस्तों, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के समय आपातकाल की अवधि के दौरान संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, ये भी याद रखेंगे कब हुआ था, 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं? इसमें कौन सी विशेषताएं हैं भारतीय संसदीय प्रणाली की? ऑप्शन ए, एक नंबर है स्वतंत्र न्यायपालिका, 2 विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी, 3 एक लिखित संविधान, कानूनी और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति और चौथा है विधायिका के प्रति कार्यपालिका की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। ठीक है, तो इसमें कूट दिया हुआ है, कूट में ऑप्शन सी सही है, 2, 4 और 5। ठीक है, 2, 4 और 5 सही है। क्या सही है? 2 विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी, चौथा है कानूनी एवं वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति और 5वां है विधायिका के प्रति कार्यपालिका की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं ये। ठीक है, और विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी ये भी सही है, और दोहरी कार्यकारी प्रणाली है, बहुमत का शासन है, सामूहिक उत्तरदायित्व तो राजनीतिक समरूपता, दोहरी सदस्यता, गोपनीयता, निचले सदन का विघटन, ये सब लोकसभा की भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, 1976 में स्थापित स्वर्ण सिंह समिति वह समिति है जिसे मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए गठन किया गया था, जहां मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में एक अलग प्रभाग के रूप में शामिल करने का सवाल उठाया गया था। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य भारत
में सद्भाव और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी निवासियों के लिए नैतिक दायित्व और जिम्मेदारी है। ठीक है, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, अनुच्छेद 51 का। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को विनियमित करते हुए भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई थी, इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद बनाई। ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, तो केंद्रीय प्रशासन की नींव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से शामिल हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो जो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और राज्य विधानसभाओं के भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस कैबिनेट समिति की नेतृत्व नहीं करते हैं? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति। ठीक है दोस्तों, आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति को छोड़कर सभी समितियों का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री इन समितियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिए करता है। वे नीतिगत मुद्दों की गहन जांच और प्रभावी समन्वय की सुविधा प्रदान करती हैं। ये समितियां श्रम विभाजन और प्रभावी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये भी याद कर लेंगे। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्यों का चयन केवल लोकसभा से किया जाता है। स्वतंत्र भारत में पहली प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में हुआ था। इससे पूर्व वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर गठित किया गया था। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल के सदस्यों में से ही होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे, जो सत्ताधारी दल है उसी दल का सदस्य प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य के पद का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। एक मंत्री प्राक्कलन समिति के लिए चुने जाने के योग्य नहीं है। ठीक है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों के लिए उपलब्ध औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है शून्यकाल। ठीक है, संसद सदस्यों के लिए न्यूनतम शून्यकाल उपलब्ध औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है। शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है। शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया के नियमों में उल्लेख नहीं है। शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे, ठीक है, 1 बजे तक होता है। इस अवधि में बिना अग्रिम सूचना के सांसद राष्ट्रीय मुद्दों को उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से निचले सदन की एक समिति है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, निचले सदन की समिति यानी लोकसभा की, ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। अभी ऊपर हम लोगों ने इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन किया है तो सॉल्व किया है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये भी हमने बताया था। ये सभी सदस्य लोकसभा यानी निचले सदन से ही होते हैं। राज्यसभा उच्च सदन से कोई प्रतिनिधि इसमें नहीं होता है, ये याद रखेंगे। इसमें सिर्फ
लोकसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं और ये सत्ताधारी दल का नेता इसका अध्यक्ष होता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये सब याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार लोकायुक्त संस्था बनाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र ने सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे कई राज्यों ने इस लोकायुक्त सिद्धांत का पालन किया। महाराष्ट्र लोकायुक्त का सबसे कमज़ोर माना जाता है क्योंकि इसमें शक्तियां और धन की कमी होती है, जबकि कर्नाटक लोकायुक्त को भारत में सबसे शक्तिशाली लोकायुक्त माना जाता है। ठीक है, यहाँ का लोकायुक्त सबसे कमज़ोर है, ये भी याद कर लेंगे। सबसे कमज़ोर और सबसे शक्तिशाली लोकायुक्त कर्नाटक का है, ये भी याद रखेंगे। कर्नाटक का जो लोकायुक्त है वो सबसे शक्तिशाली होता है। अगला प्रश्न है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मैक्स वेरस्टेपेन। मैक्स वेरस्टेपेन को मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किस तिथि को किया? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 28 मई सन 2023। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई सन 2023 को नए संसद भवन का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, और ये नई दिल्ली में स्थित सेंट्रल विस्टा में मौजूद एक नया संसद भवन बनाया गया है। इसे भारतीय संसद के बढ़ते आकार और ज़रूरतों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने दिया था। उसके बाद राजीव गांधी ने इस नारे का उपयोग किया। हमारे देश में पंचम पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसमें बी होगा। ठीक है, 1 अप्रैल सन 2002 से 31 मार्च 2007। ठीक है, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च सन 2007 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा तैयार की गई एक आर्थिक विकास योजना थी। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? इसमें ऑप्शन ए द्वितीय, बी चतुर्थ, सी प्रथम और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन किसी भी योजनाओं में से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना नहीं की गई थी। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, संरचनात्मक। ठीक है दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप संरचनात्मक बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब श्रमिक के कौशल और बाजार में नौकरियों की उपलब्धता के बीच बेमेल होता है। भारत में बहुत से लोगों को उनके कौशल के अनुरूप नौकरी नहीं मिलती है। ये आवश्यक कौशल की कमी की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिलती है और शिक्षा का स्तर खराब होने की वजह से उन्हें संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के आकलन के लिए कृषि श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो कृषि श्रमिकों के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, जिसका मुख्य कारण है चावल, दाल, गोमांस, मूंगफली का तेल, प्याज, हरी सूखी मिर्च, जलाने वाली लकड़ी और बस के किराए की कीमतों में वृद्धि होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, डेनमार्क। ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों,
और ये जो है डेनमार्क का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, माउंट एलब्रस यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक कहाँ है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, रूस। दोस्तों, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी में से एक माउंट एलब्रस रूस में है। माउंट एलब्रस शिखर रूस जॉर्जिया सीमा पर स्थित, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। ये काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये काकेशस के उत्तर पश्चिम में स्थित है। दोस्तों, माउंट एलब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी और ये रूस और यूरोप दोनों में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अब अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 1 जुलाई सन 2022 तक ब्राज़ील दुनिया का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। रियल ब्राज़ील की मुद्रा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत को किसके अधीन शासित किया जाना था? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ताज के नाम पर। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 2 अगस्त 1858 को पारित यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। दोस्तों, इसके प्रावधानों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इस बिंदु पर शासन कर रही थी, के परिसमापन का आह्वान किया गया था। संसद के तत्वाधान में ब्रिटिश भारत और इसके कार्यों का ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरण किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लाला हरदयाल। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। ठीक है, ये याद कर लेंगे। और किसके द्वारा हुई थी? लाला हरदयाल के द्वारा। 1913 में लाला हरदयाल ने सोहन सिंह भाकना को अध्यक्ष बनाकर पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे गदर पार्टी कहा गया। इस दल के सदस्य अमेरिका और कनाडा के अप्रवासी सिख थे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।